तो अब हम शुरू करते हैं। NMMS में जो मैथ्स के प्रश्न आए थे पिछले साल, आधे प्रश्न हमने 170 तक कर लिए थे। 170 हमने देख लिया। सवाल नंबर 171, इसमें पूछा है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ये कोण 120 डिग्री का है, तो कोण x कितने का है। तो इसमें आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा देता हूँ, आप नोट कर लो। अलग स्लाइड में आपको ले चलता हूँ। तो मान लीजिए ये कोई दो समांतर है रेखाएं और ये एक तिर्यक रेखा यानी कोई तिरछी रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे। पहले हम कोणों को नंबर देते हैं। ये मान लो कोण नंबर 1, ये 2, 3, ये कोण 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें जो कोण नंबर 2 है और कोण नंबर 5, ये दोनों आपस में संगत कोण है, तो ये बराबर होंगे। संगत कोण कौन कौन से हो गए। कोण नंबर 2, कोण नंबर 5। इसी प्रकार 3 का संगत होगा कोण नंबर 6। कोण 3 का संगत होगा कोण 6, तो 3 और 6 बराबर होंगे। कोण नंबर 1 का संगत होगा ये कोण नंबर 8, तो कोण 1 बराबर कोण 8 और कोण 4 के संगत होगा कोण 7, तो कोण 4 बराबर कोण 7। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संगत कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार एक चीज़ और लिख लो इसमें, एकांतर कोण, एकांतर कोण वो भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे 3, कोण नंबर 3 है, 3 का एकांतर ये इधर वाला होगा कोण नंबर 8। 3 का एकांतर यानी एक अंतर इधर वाला, ये इधर वाला, 3 का एकांतर 8, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 8 और 5 का एकांतर होगा ये इधर वाला कोण 4। 5 का एकांतर होगा ये वाला 4, तो कोण 5 बराबर होगा कोण 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोण 2 के संगत होगा 5, 3 के संगत 6, 1 के संगत 8, 4 के संगत 7 और एकांतर कोण होंगे ये अंदर वाले। जैसे ये तिर्यक रेखा काट रही है, इस कोण का एकांतर होगा ये वाला और इस कोण का एकांतर होगा ये इधर वाला, तो ये है एकांतर कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हमने लिखे दोनों संगत कोण और एकांतर कोण, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके आधार पे हम आगे समझेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें दो समांतर रेखाएं आप देख रहे हैं। ये रेखाएं RS और यह PQ, ये दोनों एकदम समांतर हैं और AB जो है ये कहलाती है तिर्यक रेखा। तिर्यक यानी तिरछी। ये तिर्यक या तिरछी रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है और इसमें ये कोण है। जैसे हम कोण को नंबर दे देते हैं, ये 1 नंबर, ये कोण 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये कोण 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। कोण संख्या 1 110 डिग्री है, बाकी सारे कोण अपने को ज्ञात करने। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें एक चीज़ आप और लिख लो कि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म या सरल कोण या एक होता है इसका नाम ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण ये होता है 180 डिग्री। सरल कोण होता है 180 डिग्री, इसको ऋजु कोण भी कहा जाता है और ये रैखिक युग्म कहलाता है 180 डिग्री। और समकोण होता है 90 डिग्री, समकोण होता है 90 डिग्री। अब इस वाले एग्जाम्पल में आप देख लो कि ये एक सरल रेखा है, जैसे
RS। सरल रेखा तो इसका ये पूरा कोण ये होगा 180 डिग्री। ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा, जिसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण आपको दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना है 110। तो पीछे ये कोण बच गया, कितना बचा 180 में से माइनस कर लो तो ये आएगा 70 डिग्री। 110 और 70 हो गए 180। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है, वो भी आप लिख लो। एक चीज़ आप लिख लो कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये चीज़ भी आप नोट कर लो। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होते हैं, तो मान लीजिए ये दो रेखाएं इस तरह से कटी हुई हैं, तो इसमें ये 4 कोण हैं। तो ये एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये कोण है, इसमें 1 2 3 4 कोण है। तो आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, शीर्षाभिमुख का मतलब जिन कोण के शीर्ष और अभिमुख यानी आमने सामने होंगे। शीर्ष अभिमुख यानी जिनके शीर्ष आमने सामने, शीर्ष यानी खूणा या कोणा। तो जैसे ये इसका शीर्ष है, ये इसका, और इसका ये शीर्ष है, तो ये कोण इसका शीर्ष अभिमुख कोण होगा ये 1 नंबर, ये है मान लो, तो इसका ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4। तो कोण 1 का शीर्ष अभिमुख कोण होगा 2 और 3 का शीर्ष अभिमुख होगा 4। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। यानी ये कोण अगर मान लीजिए 40 डिग्री है, इसके सामने वाला भी 40 होगा। क्योंकि मान लीजिए सरल रेखा है तो पीछे ये बचेगा 140 का, क्योंकि पूरा 180 का होता है। 180 में से 40 माइनस कर दो तो ये 140 है, तो इसके सामने वाला भी 140 होगा। तो इसी प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कोण आ गया 110 डिग्री, तो इसके सामने वाला कितने का होगा 110 डिग्री का, क्योंकि ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। इसी प्रकार ये 2 नंबर कोण है 70 डिग्री, तो इसके सामने वाला भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण कैसे हैं, ये आमने सामने के कोण हैं। अब ये चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए, ऊपर वाले 1 2 3 4। अब पीछे अभी हमने पढ़ा कि कोण यहाँ 2 नंबर है, 2 नंबर। कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा 5 नंबर। तो कोण 2 70 डिग्री है, तो ये भी होगा 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री है, पूरा एक सरल रेखा का कोण आपको पता है ये होता है रेखिक युग्म, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। पूरा 180 डिग्री होता है, इसे सरल कोण कहते हैं, या इसको ऋजु कोण भी बोला जाता है, ऋजु कोण। तो यहाँ से यहाँ तक 170 खाली 70 है, पीछे ये कितना बचा, तो 180 में से 70 कर लो माइनस, पीछे बचेगा 110 डिग्री। अभी 110 है, तो इसके सामने वाला ये कोण 6 कितने का होगा, ये भी 110 का होगा। इस 70 के सामने वाला ये कोण कितने का होगा, तो ये भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हैं आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण। तो 110 का शीर्षाभिमुख कोण ये 110 का, 70 के सामने वाला 70 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो कि जब दो तिर्यक रेखाओं को या दो कोई भी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं। तो उसमें एक तो बनता है संगत कोण, एक बनता है एकांतर कोण, एक बनता है शीर्षाभिमुख कोण। मैं वापस आपको समझा देता हूँ चित्र बना के। ये मान लीजिए दो कोई समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला जो कोण नंबर 1 है इसके संगत कोण होगा ये कोण नंबर 2। फिर ये नीचे वाला कोण अगर मान लो 3 नंबर है तो इसके संगत ये होगा कोण नंबर 4, ये संगत होगा। यहाँ मान लीजिए 5 नंबर ये कोण, तो इसके संगत कोण होगा ये 6 नंबर दे दो। ये मान लो 7 नंबर कोण है, इसके संगत ये होगा 8 नंबर वाला कोण। तो एक चीज़ तो हमने पढ़ी इसमें, संगत कोण कौन कौन से। तो संगत कोण देखो, 1 के बराबर कौन हुआ 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2। फिर 3 के बराबर कौन हुआ 4, कोण 3 बराबर कोण 4।
5 के बराबर हुआ कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6, और 7 के बराबर हुआ 8, कोण 7 बराबर कोण 8। ये तो हो गए संगत कोण। एक हमने पढ़ा एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण होगा ये, जैसे कोण नंबर 3 है, 3 का एकांतर होगा ये 6 वाला ये, और कोण 7 का एकांतर होगा कोण 2, ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण हो गए कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 2 बराबर कोण 7, ये आपस में बराबर होंगे। और फिर एक चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी जिनके शीर्ष आमने सामने होते हैं। जैसे एक के सामने कौन है, ये कोण ना, ये है इधर वाला 7 और ये इधर वाला है 1, तो एक के सामने 7, तो एक का शीर्षाभिमुख हुआ 7। इसी प्रकार 3 का हुआ 5, 2 के सामने वाला हो गया 8 और 4 के सामने वाला हो गया 6। तो ये कोण होंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। अगला सवाल देख, अगला प्रश्न है 172 नंबर कि 12/-9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब योग या जोड़, प्रतिलोम का मतलब ये, तो इसमें 3-4 टर्म है टोटल, मैं आपको लिखा देता हूँ। 12/-9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना, यानी 12/-9 में हम क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद में 0 आ जाए। तो ये माइनस का 12/9 है, इसमें अगर हम प्लस का 12/9 जोड़ दें तो ये माइनस का 12/9 और प्लस का 12/9 हो जाएगा 0। तो 12/-9 का योज्य प्रतिलोम होगा 12/9, तो इसका सही आंसर होगा 12/9। तो इसमें जो 4 तरह के वो टर्म है, सारी मैं लिखा देता हूँ, लिख लेना आप। देखो, नंबर 1 योज्य तत्समक, एक होता है योज्य प्रतिलोम। नंबर 3 गुणन तत्समक, और नंबर 4 गुणन प्रतिलोम। ये 4 चीज़ें होती है, ये आप समझ लो। इनमें से एक सवाल हर बार पक्का पूछा जाता है। योज्य तत्समक का मतलब, योज्य का मतलब होता है जोड़ना है, आपको जोड़ना है। योज्य का मतलब जोड़ना है। गुणन का मतलब गुणा करना है, गुणन का मतलब गुणा करना है। योज्य तत्समक, इसका मतलब आप किसी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि उसके जैसी की जैसी संख्या अपने को प्राप्त हो जाए। यानी मान लीजिए 2 है हमारे पास, 2 में हम क्या जोड़ें कि तत्समक प्राप्त हो जाए, यानी उसके जैसा ही अंक प्राप्त हो जाए। तो 2 में हम 0 जोड़ेंगे तभी हमारे पास 2 आएगा। यानी किसी संख्या में हम अगर 0 जोड़ेंगे तो ही उसके जैसी संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना। योज्य तत्समक सदैव लिख लेना, योज्य तत्समक सदैव क्या होता है, सदैव 0 होता है। योज्य तत्समक सदैव 0 होता है। आप कोई भी संख्या लो, उसमें 0 जोड़ोगे तभी उसके जैसी संख्या अपने को प्राप्त होगी। तो ये आप नोट कर लेना कि योज्य तत्समक सदैव 0 होता है। जैसे मान लीजिए 15/17, इसका योज्य तत्समक क्या होगा, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसका योज्य तत्समक 0 होगा और इसमें 0 जोड़ने पे वापस उत्तर आएगा 15/17, यानी इसके जैसी की जैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, योज्य तत्समक सदैव क्या होता है, 0 होता है। कोई भी संख्या के लिए योज्य तत्समक सदैव 0 होता है। उसी प्रकार इससे मिलती जुलती ये टर्म है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक
तो गुणन तत्सम का मतलब कोई भी अपने को अगर संख्या दी हुई है तो उसको किस संख्या से गुणा करें कि उसके जैसी की जैसी संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप कोई भी संख्या ले मान लीजिए 3/4, इसको किस संख्या से हम गुणा कराएं कि इसके जैसी की जैसी संख्या मिल जाए, यानी वापस 3/4 का 3/4 ही मिल जाए। तो ऐसी संख्या होगी सदैव 1 होगी। आप कोई भी संख्या लो उसको हमेशा 1 से गुणा करेंगे तो उसके जैसी जैसी संख्या मिल जाएगी। जैसे 4 का गुणन तत्समक निकालना, यानी 4 को किस से गुणा करें कि अपने को वापस 4 मिल जाए। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तभी 4 आएगा। तो ये फिक्स है, हमेशा ध्यान रखना। योज्य तत्समक फिक्स है और गुणन तत्समक फिक्स है। सवाल आए कि कोई भी संख्या हो x y z कुछ भी, उसका योज्य तत्समक पूछे तो हमेशा 0 होगा, उसका गुणन तत्समक पूछे तो हमेशा 1 होगा। यानी 1 से आप किसी भी संख्या को गुणा कराओगे तो उसके जैसी संख्या अपने को प्राप्त होगी। और कोई भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ोगे, योग करोगे 0 का, तो उसके जैसी की जैसी संख्या प्राप्त होगी। तो ये दोनों चीज़ हमेशा फिक्स है। योज्य तत्समक 0 होता है और गुणन तत्समक हमेशा 1 होता है। अब 2 चीज़ और बच गई, एक है योज्य प्रतिलोम और एक है गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, जैसे मान लीजिए मैं पूछ लूँ 4 का योज्य प्रतिलोम क्या है, यानी 4 में क्या जोड़ें, यानी 4 में क्या जोड़ें कि अपने को योज्य तत्समक मिल जाए। यानी प्रतिलोम, थोड़ा प्रतिलोम में ध्यान रखना है कि 4 में अपने को क्या जोड़ना है कि योज्य तत्समक मिल जाए। यानी ये ऊपर वाली जो टर्म है योज्य तत्समक, और योज्य तत्समक पता है आपको हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो 4 में क्या जोड़े कि 0 आए, तो आपको पता है 4 में -4 जोड़ेंगे तो आएगा 0। यानी योज्य प्रतिलोम में हमेशा 0 लाना है। योज्य प्रतिलोम में क्या लाना है, 0। जैसे एक सवाल है -18 का आपको निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम यानी योज्य तत्समक, तत्समक क्या होता है, 0। तो योज्य तत्समक बनाना है, योज्य तत्समक होता है 0। तो -18 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो -18 में 18 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। मैं आपको पूछ लूँ कि 3/4 में क्या जोड़े कि योज्य प्रतिलोम आ जाए। योज्य प्रतिलोम का मतलब 0 लाना है आपको, 0 लाना। तो 3/4 में -3/4 जोड़ेंगे तो आएगा 0। तो ये ध्यान रखना है। और अगला है ये गुणन प्रतिलोम, ये भी योज्य प्रतिलोम की तरह है। इसमें भी ऊपर वाली जो टर्म है वो लेके आनी है। ऊपर क्या है, गुणन तत्समक है। तो गुणन तत्समक हमेशा फिक्स है, 1 होता है। गुणन तत्समक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है, जैसे एक कोई संख्या 3/4, तो इसको आप किससे गुणा करोगे कि वापस अपने को गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो गुणन तत्समक कितना होता है, 1। तो 1 लाना है। जैसे इसमें 0 लाए, इसमें 1 लेके आना है। 3/4 को किससे गुणा करेंगे कि 1 आए, तो आपको इस संख्या का उल्टा लिख देना है। 3/4 का उल्टा होता है 4/3। ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर आएगा 1। तो ये ध्यान रखना है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लो गुणन प्रतिलोम का, कि मान लीजिए 3 है। 3 को आप किससे गुणा करोगे कि गुणन प्रतिलोम प्राप्त हो जाए। गुणन प्रतिलोम में अपने को क्या लाना है, 1 लाना है। गुणन प्रतिलोम में 1 लाना है। तो 3 को किससे गुणा करेंगे कि 1 आ जाए। तो 3 का उल्टा क्या होता है, 3 का उल्टा होता है, जैसे इसको आप 3/1 मान सकते हो, हर में 1 कर दो। तो 3/1 का उल्टा होता है 1/3। फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और उत्तर आएगा 1। तो 3 का गुणन प्रतिलोम क्या हुआ, 1/3। 3 का गुणन प्रतिलोम 1/3। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 चीज़ें हैं कि 2 चीज़ें तो हमेशा फिक्स होती हैं। एक चीज़ ये है कि योज्य तत्समक, योज्य तत्समक सदैव क्या होता है, योज्य तत्समक सदैव होता है 0। यानी किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें कि उसके जैसे की जैसी संख्या प्राप्त हो जाए, तो हमेशा 0 ही जोड़ना पड़ेगा। तो योज्य तत्समक सदैव फिक्स होता है। योज्य तत्समक सदैव क्या होता है, 0 होता है, ये फिक्स है। उसी प्रकार गुणन तत्समक, यानी किस संख्या को आप किससे गुणा करोगे
कि सदैव उसके जैसी संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तभी उसके जैसी संख्या प्राप्त होगी। तो ये तो हमेशा फिक्स रहते हैं। योज्य तत्समक 0 होता है, गुणन तत्समक 1 होता है। योज्य प्रतिलोम यानी इसमें बराबर 0 लाना है और इसमें बराबर 1 लाना है। इसमें एक उदाहरण और देख लो, मान लीजिए हैं 18 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो 18 में -18 जोड़ेंगे यानी उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या जोड़ेंगे तो आ जाएगी 0। एक और एग्जाम्पल इसी का ही कि 1/3 में क्या जोड़ें कि उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी 1/3 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो 1/3 में -1/3 जोड़ेंगे तो आएगा 0, यानी कि 1/3 का योज्य प्रतिलोम हुआ -1/3। गुणन तत्समक हमेशा फिक्स रहता है, 1 होता है। गुणन प्रतिलोम यानी किसी भी संख्या को, मान लीजिए 2/3 को आप किस संख्या से गुणा करोगे तो बराबर 1 आएगा। तो इसकी उल्टी संख्या लिख दो, 2/3 का उल्टा 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आएगा 1। यानी 2/3 का गुणन प्रतिलोम होगा 3/2, 3/2। तो ये चारों चीज़ें नोट कर लो। अब अगला सवाल देख। अगला प्रश्न है, किसी सप्ताह का तापमान दिया हुआ है अलग अलग 12 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 19 डिग्री, 19 डिग्री, 21 डिग्री, 21 डिग्री। उस सप्ताह का माध्य तापमान यानी औसत तापमान निकालना है। औसत तापमान, तो औसत तापमान निकालना है तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसमें टोटल जो तापमान उनको आप जोड़ लो, कितने हैं तो 12, 20, 21 सबको जोड़ लो और टोटल ये राशियों का योग हो जाएगा। राशियों की संख्या कितनी होगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें 7 का भाग लगा देना, यानी टोटल इनकी जोड़ करना है, फिर इसमें बट्टे 7 का भाग दे देना है तो औसत तापमान आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये हल करना है। तो इसमें देखो पहले कोष्टक के अंदर ये गुणा है 3.5 और 4.5 का, तो पहले इस गुणा को हल करना होगा, फिर उसमें जो भी आएगा उसको 2.30 के साथ जोड़ देना है। तो ये भी सरल है। ऐसे सवालों में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले करना होता है भाग, फिर गुणा और फिर जोड़ और बाकी एक साथ होंगे। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 250 में खरीद कर 350 में बेच दिया, इस सौदे में लाभ प्रतिशत की गणना करो। तो एक सूत्र लिखा रहा हूँ, आप लिख लो, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये सूत्र लिख लो लाभ प्रतिशत का। और एक सूत्र और लिख लो हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत का सूत्र लिख लो हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये दोनों सूत्र आप नोट कर लो। आपने दोनों में देखो नोट किया कि नीचे दोनों में क्रय मूल्य आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है क्रय मूल्य, क्योंकि किसी भी सौदे में आपको अगर लाभ होगा या हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है यानी जिस मूल्य पर अपन वस्तु खरीदते हैं वह क्रय मूल्य। और एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं। तो ये दोनों सूत्र लिख लो। लाभ प्रतिशत का होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी क्रय मूल्य पे हमें कितना लाभ हुआ उसको 100 से गुणा कर दो तो वो लाभ प्रतिशत बन जाएगा। और क्रय मूल्य पे हमें कितनी हानि हुई वो लिख दो, हानि बटा क्रय मूल्य, उसको 100 से गुणा कर दो, वो बन जाएगा हानि प्रतिशत। ये सूत्र ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न में आप देख लो, कुर्सी को 250 में खरीदा यानी क्रय मूल्य कितने में क्रय किया कुर्सी को 250 रुपये में, और 350 में बेची यानी विक्रय मूल्य 350, यानी 250 में खरीदी है 350 में बेची तो उसको फायदा हुआ है। फायदा कितना हुआ, फायदा हुआ है 350 माइनस 250 यानी 100 रुपये का फायदा हुआ है। उसको लाभ हुआ है 100 रुपये, इसमें निकालना अपने को लाभ प्रतिशत है, उसको लाभ हुआ 100 रुपये। अब देखो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ
₹100 का लाभ हुआ। ये जो लाभ है उसको किस पर हुआ, तो लाभ और हानि हमेशा ध्यान रखना क्रय मूल्य पे होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती हैं। तो इसमें क्रय मूल्य यानी कुर्सी कितने में खरीदी थी, ₹250 में, तो 250 पे ही लाभ होगा या 250 पे ही हानि होगी। 250 से 350 में बेची है तो ₹100 का लाभ हो गया। तो इस सूत्र के हिसाब से देखो, सूत्र लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ हो गया ₹100 बट्टा क्रय मूल्य है 250। तो ये लाभ ₹100 बट्टा क्रय मूल्य 250 गुणा 100, तो ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, 10 और 4 का गुणा हो जाएगा 40। तो इस सौदे में उसे 40% लाभ हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, 40% लाभ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, Q का मान ज्ञात करना है। Q का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो चिन्ह अपने को दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ कुछ चिन्ह दिया हुआ नहीं, ये कोई जोड़ है या बाकी है, तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 3 है, फिर 1 है, नीचे उससे बड़ी संख्या, मतलब ये बाकी तो नहीं, ये क्या है, ये जोड़ ही है। तो पहले तो ये निकालना है इस Q की जगह क्या आएगा। तो ऊपर क्या आएगा, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ जोड़ने के बाद में क्या आया, 1 आया। तो क्या Q बराबर 9 हो सकता है, अगर यहाँ 9 हो तो 9 और 3 होंगे 12, जबकि यहाँ क्या लिखना है 1, तो 9, ये ऑप्शन हो गया गलत। क्या 8 हो सकता है, तो यहाँ पे अगर 8 हो तो 8 और 3 11, 11 का 1 लिखा जाएगा, 1 हाँसी लग जाएगी, तो 8 हो सकता है। 7 हो सकता है क्या, 7 और 3 10 होते हैं, तो यहाँ पे 1 है, ये ऑप्शन भी गलत। 4 हो सकता है क्या, 4 और 3 7 होंगे, ये भी ऑप्शन गलत। तो केवल यही ऑप्शन सही बचा कि यहाँ पे Q की जगह 8 आएगा, 8 और 3 11 का 1, 1 हाँसी लग गई, तो 1 और 1 2, 2 और Q की जगह हमने 8 लिया, तो 2 और 8 10 का 0, 1 हाँसी लग गई, 3 और 1 4 और 1 5, तो सही आंसर आया 8। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य। 2 न्यून कोण एक रेखिक युग्म बना सकते हैं, गलत। रेखिक युग्म इस तरह से बनता है, इस तरह से, मतलब पूरा जो 180 डिग्री का कोण होता है वो कहलाता है रेखिक युग्म। ये कैसे बन सकता है, ये पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है। ये 3 कंडीशन में बनेगा। पहली कंडीशन में क्या है, ये वाला कोण है ना, ये देखो ये 90 डिग्री कोण होता है एकदम सीधा, तो ये कोण तो है अधिक कोण, 90 से ज़्यादा है, तो ये कोण है अधिक कोण और ये है न्यून कोण। तो पहला कोण अधिक हो जाए, दूसरा न्यून हो जाए, तब बन सकता है रेखिक युग्म। या इस कंडीशन में देखिए, ये पहला कोण क्या है, ये 90 से छोटा है, ये न्यून कोण है, और ये 90 से बड़ा है, ये अधिक कोण है। तो पहला न्यून हो जाए, दूसरा अधिक हो जाए, तब भी रेखिक युग्म बन सकता है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये 90, ये भी 90, तो पूरा कितना हो जाएगा 190 और 90 180। तो इस कंडीशन में भी बन सकता है। तो रेखिक युग्म बनने की 3 ही कंडीशन है, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हो, या एक न्यून कोण एक अधिक कोण हो, या तीसरी कंडीशन 2 समकोण हो। 2 समकोण मिलकर एक रेखिक युग्म बना सकते हैं। तो 2 न्यून कोण मिलकर रेखिक युग्म नहीं बना सकते, एक न्यून और एक अधिक बना सकता है। 2 समकोण एक रेखिक युग्म बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। 2 समकोण इस तरह से, ये देखो ये 90 ये 90, तो ये इस तरह से ये रेखिक युग्म बन गया। 2 अधिक कोण नहीं बना सकते, क्योंकि एक अधिक और एक न्यून कोण होना चाहिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये भी गलत। तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बिंदु है, अपने को ग्राफ में दर्शाना है। बिंदु -3 और -4, इनको ग्राफ में दर्शाना, कौन से चतुर्थांश में प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं थोड़ा सा ग्राफ को, तो नोट कर लो, मैं थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूँ। कौन सा चतुर्थांश में प्लस कौन होता है, माइनस कौन होता है। ये मान लीजिए एक ग्राफ है इस तरह से,
तो ग्राफ में ये जो बिंदु होता है ये होता है मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। नोट करते जाना आप साथ साथ, मूल बिंदु को 0,0 बोला जाता है। ये जो रेखा है इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, या इसको भुज भी कहा जा सकता है। ये जो सीधी रेखा है ऊर्ध्वाधर सीधी, इसको बोला जाता है वाई अक्ष, या इसको कोटि भी बोला जाता है, कोटि। तो ये मूल बिंदु से जब हम इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ x का मान होता है प्लस में, और मूल बिंदु से बाईं ओर यानी डाउड़ा हाथ का नहीं, तो इधर आएंगे तो इधर x का मान होगा माइनस में, यानी ये -1, -2, -3, -4, -5, और इस तरफ दाईं ओर x का मान होगा प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। मूल बिंदु से ऊपर यानी y का मान है ये y का मान ऊपर होता है प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, और मूल बिंदु से नीचे y का मान होता है माइनस में -1, -2, -3, -4। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये तो है मूल बिंदु से दाईं ओर ये है x प्लस में, मूल बिंदु से बाईं ओर x है ये माइनस में, मूल बिंदु से ऊपर की ओर y है प्लस में, मूल बिंदु से नीचे की ओर y है माइनस में। अब आपको पता करना है कि किस चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है कौन माइनस का होता है। ये होता है हमेशा ध्यान रखना पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। जब कोई एक बिंदु मान लो आपको दिया एक बिंदु P है, उसके निर्देशांक 3,4 है, तो यहाँ निर्देशांक का मतलब ये जो पहला 3 है ना, ये है x का मान, 3 जो है वो है x का मान, तो यहाँ x बराबर 3 है, और 4 ये जो है ये हमेशा y को दर्शाता है, तो यहाँ x का मान 3 है और y का मान 4 है। यानी यहाँ पे ये जो x का मान ये प्लस में है, y का मान भी प्लस में। तो आपको बताना कि ये बिंदु किस निर्देशांक में आएगा, तो ये पहला है। तो पहले चतुर्थांश में आप देख सकते हैं कि हम इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ x का मान कैसा है प्लस में, हम ऊपर की ओर जाएंगे तो y का मान भी कैसा है प्लस में। यानी इस चतुर्थांश में, इसमें आप नोट कर लो, x प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा, यानी दोनों कैसे होंगे प्लस के। दूसरे चतुर्थांश में चलो, तो यह है दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में ये इस तरफ जब हम जाएंगे तो x होगा माइनस का, और ऊपर की ओर जाएंगे तो y होगा प्लस का। यानी दूसरे चतुर्थांश में x होगा माइनस का और y होगा प्लस का। ये दूसरा चतुर्थांश। यह है तीसरा चतुर्थांश। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इस तरफ जाएंगे तो y और x दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि इस तरफ जब हम जाएंगे तो x माइनस का और नीचे की तरफ जाएंगे तो y भी माइनस का। तो तीसरे चतुर्थांश में x माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे में आप देख लो, जब हम इस तरफ जाएंगे तो x तो होगा प्लस का और नीचे की ओर आएंगे तो y होगा माइनस का। तो चौथे चतुर्थांश में x होगा प्लस का और y होगा माइनस का, x प्लस का और y होगा माइनस का। तो यह आपको ध्यान रखना है। पहले चतुर्थांश में x y दोनों प्लस के होंगे और तीसरे में x y दोनों माइनस के। यानी इस तरह से आप विपरीत याद रख लो, पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस। पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस। पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस। और दूसरे में इस तरफ x माइनस का y प्लस का, x माइनस का y प्लस का। और चौथे में ऐसे बढ़ेंगे तो x तो प्लस का लेकिन y रहेगा माइनस का, तो x रहेगा प्लस का, y रहेगा माइनस का, x प्लस का y माइनस का। तो बिंदु 3 और 4 यानी 3 यानी x, 4 यानी y, दोनों प्लस के किस में होते हैं? पहले चतुर्थांश में। तो हमारा जो प्रश्न था वो शायद था
कि कोई बिंदु है -3, -4, ये किस चतुर्थांश में, दोनों माइनस है, दोनों माइनस यानी तीसरा चतुर्थांश, दोनों माइनस यानी तीसरा चतुर्थांश। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये आप नोट कर लो और याद रखना है कि हमेशा चारों चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के होंगे x और y, तीसरे में दोनों माइनस के होंगे, पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। पहले में दोनों प्लस के, क्योंकि इधर x प्लस का होगा, ऊपर y भी प्लस का। तीसरे में दोनों माइनस के, x y दोनों माइनस के, क्यों, क्योंकि इस तरफ x माइनस का, नीचे y माइनस का। दूसरे में देखेंगे तो इस तरफ x माइनस का रहता है और ऊपर y जो है वो प्लस का रहता है, तो इसमें x माइनस का और y है वो प्लस का। चौथे की बात करेंगे तो इस तरफ x प्लस का रहता है और नीचे y है वो माइनस का रहता है, तो चौथे में x बराबर प्लस का रहेगा, y बराबर माइनस का रहेगा। तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु P है, उसके निर्देशांक 3, -5 है, तो ये जो 3 है ये x का मान है, -5 है वो y का मान है। तो आप बताओ ये बिंदु 3 और -5 किस चतुर्थांश में आएंगे, यानी x प्लस का और y माइनस का, ये होगा चौथे में, x प्लस का y माइनस का किस में होगा, चौथे चतुर्थांश में। तो हम अब अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है 660 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो अभाज्य गुणनखंड करने तो आप भाग लगाओ, पहले 2 का लगा के देखो, फिर 3 का देखो किसका भाग जाता है पहले। तो 660 है, तो 660 में इस तरह से भाग दो, पहले 2 का भाग जाएगा, 660 के आधे हो जाएंगे 330, फिर 2 का भाग जाएगा, 330 के आधे हो जाएंगे 150 और 15 165 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या, तो 3 के विभाजकता का नियम हमने पढ़ा था, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग करो, 6, 5, 11 और 1 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 16 में जाएगा, 5 3 15, 1 बचेगा, फिर 15 में 3 का भाग 5 बार। 55 में 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 5 अंकों का योग हो रहा है 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। 55 में फिर भाग जाएगा 5 का, 5 का भाग 55 में जाएगी 11 बार, 11 में सिर्फ 11 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो 660 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। तो अब इसका सही ऑप्शन ये होगा नंबर 2। और ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते क्योंकि आपने ये जो 660 के गुणनखंड किए ना टुकड़े, इसमें सारी संख्या अभाज्य, देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्या के रूप में हमने 660 को तोड़ दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप हमेशा कि 2 क्या है, नोट कर लेना, 2 एक अभाज्य संख्या है और 1 हमेशा भाज्य संख्या मानी जाती है। ये ध्यान रखना, 1 को हमेशा भाज्य माना जाता है और 2 को अभाज्य संख्या मानी जाती है। अंतिम प्रश्न है, कोण 120 डिग्री को क्या कहते हैं। तो आपको पता ही है कि ये 90 डिग्री होता है, ये होता है समकोण। इससे अगर कोई कम है वो होता है, 90 से कम है वो होता है न्यून कोण, 90 से कम होता है उसको न्यून कोण। तो न्यून कोण की परिभाषा लिख लो, 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण, 90 डिग्री के बीच का कोण, 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण न्यून कोण होता है। अधिक कोण की परिभाषा लिख लो, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 से कम। 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म कोण, या इसके 2 नाम मैंने और बताए 180 डिग्री के। 180 डिग्री के 2 नाम होते हैं, एक तो होता है सरल कोण
एक होता है ऋजु कोण या रेखिक युग्म कोण ये। तो इसका सही ऑप्शन 120 डिग्री है, ये होगा अधिक कोण। न्यून कोण होता है 0 से 90 के बीच, अधिक कोण होता है 91 से 180 के बीच, और 180 को कहते हैं रेखिक युग्म कोण या सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने देख ली पिछले साल आए, इनके आधार पे आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो अब हम इसका पहला चैप्टर है मैथ्स का संख्या पद्धति, इसकी क्लास रहेगी अगली अपनी संख्या पद्धति। ठीक है, ओके।